नमस्कार। शिक्षक भर्ती कार्यक्रम के इस विशेष कार्यक्रम दिशा निर्देशन में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सबकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। नए वर्ष में आप सभी की नई नई कामनाओं का पूर्ण हो, इसी उद्देश्य के साथ और इसी मनोकामनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो सभी परीक्षार्थियों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं मैं। आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम आप TSAT के माध्यम से देख रहे हैं। यदि किसी संभवतवश यह कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं लाइव, तो आप YouTube के माध्यम से भी इसे आप देख सकते हैं और आपके अनमोल सुझाव हमें सहर्ष स्वागत हैं, जो आने वाली कड़ियों में उसके परिवर्तन हमें दे सकेंगे। तो आज हम भाषा शिक्षण के इकाई 2 में जो विशेष प्रकार की जो पद्धतियां हैं, शिक्षण सूत्र, उससे संबंधित आज हम चर्चा करेंगे। हालांकि इससे पहले भी ये बात हम लोगों ने देखी थी, इसका अध्ययन हमने किया था, इसकी चर्चा हमने की थी, लेकिन किसी कारणवश यानी जो निर्धारित समय दिया जाता है, उस निर्धारित समय में सब कुछ बताना थोड़ा सा असंभव सा हो रहा था। लेकिन पुनः क्लासेस मिलने के कारण मैं इस विशेष अध्याय को जो शिक्षण सूत्र से संबंधित है, इसे मैं पुनः एक बार ले रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सूत्र जो भाषा शिक्षण के सूत्र के नाम से हम जानते हैं, और इसके साथ साथ इस विभाग में भाषा शिक्षण से संबंधित, खासकर शिक्षण सूत्र से संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी एक प्रारूप भी मैंने बनाने की कोशिश की है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। शिक्षण सूत्र। प्रसिद्ध शिक्षण शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण विधि पर विचार करते समय शिक्षण प्रक्रिया के विश्लेषण के आधार पर कुछ शिक्षण सूत्रों का रचना किया था। मतलब कोई भी पाठ हो, हमें पढ़ाने से पहले उसके कुछ सूत्र होते हैं, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं। उन सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए हमें कक्षा में शिक्षा का कार्य जो है, अध्ययन अध्यापन का कार्य जो है, वो आगे बढ़ाना होता है। तो लगभग जो 5 सोपान बताए गए थे, हमने जो पाठ योजनाएं देखी थी, उसमें हर्बर्ट स्पेंसर के ही अभी तक हम लोग सोपानों का उपयोग कर रहे हैं। तो इसके अलावा शिक्षण सूत्रों में भी उन्होंने कई ऐसे सूत्र बताए हैं जिनका उपयोग कर हम बालकों को अच्छा सा अच्छा शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हर्बर्ट स्पेंसर का जो है, इसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो सूत्र क्या है? उसमें जो पहला सूत्र है वह है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसमें देखिएगा, इसका आशय है बालक के वर्तमान ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान का परिचय देना। उदाहरण के रूप में शाहजहां के बारे में पढ़ाते समय ताजमहल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ताजमहल ज्ञात है और शाहजहां अपेक्षाकृत अज्ञात। यानी जो बातें छात्रों को पहले से पता होती हैं, उन बातों की चर्चा करते हुए हम नए ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। यानी वही है ज्ञात से अज्ञात की ओर। मतलब ऐसे ज़रूरी नहीं कि पाठ पढ़ाते समय हम तुरंत पृष्ठ क्रमांक बताकर चलिए आज हम इस पाठ की चर्चा करेंगे, ऐसे न बताते हुए उस पाठ की जो पृष्ठभूमि है, जो उन्मुखीकरण है, उससे संबंधित बातें करते हुए छात्रों को उस नए ज्ञान की ओर लेकर जाएं। क्योंकि प्रत्येक छात्र में ऐसे कई गुण होते हैं, या फिर उनको ऐसे कई जानकारियां होती हैं जो कभी कभार शिक्षक को भी नहीं हो सकती हैं। इसलिए छात्र के ज्ञान को हम जांच करते हुए उसके जो पूर्व ज्ञान है, उस पूर्व ज्ञान की जांच करते हुए हम उसके नए ज्ञान की ओर उसे लेकर जानी चाहिए। यही है ज्ञात से अज्ञात की ओर। उदाहरण के रूप में इसमें बताया गया है, मान लीजिए आप शाहजहां के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, शाहजहां के बारे में कोई पाठ है, उसकी चर्चा आप करना चाहते हैं कक्षा में, तो सीधे सीधे शाहजहां से यदि आप शुरू करेंगे तो छात्र जो है निरुत्साही बन सकते हैं, या फिर वे थोड़े से रुचि नहीं ले सकते हैं। उन्हें जो पता है बात, उन्हें जो जानकारी प्राप्त है पहले से, जो जैसे ताजमहल हो, ताजमहल लगभग सभी छात्र जानते हैं, तो क्यों ना हम ताजमहल से शुरू करें बातचीत। ताजमहल किसने बनवाया, कहाँ है, कहाँ स्थित है वो, उसकी विशेषता क्या है, ये सारी चीज़ें बताते बताते हुए जो है हम शाहजहां की तरफ जो है मुड़ सकते हैं। और यही है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जिसमें
हम चर्चा करते हैं कि मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर उन्हें नए ज्ञान को हम संबोधित करते हैं, नए ज्ञान का हम उन्हें जानकारी प्रदान करते हैं। तो यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र, जो हर्बर्ट स्पेंसर ने जो शिक्षा के क्रमिक विकास को मतलब और अधिक से अधिक अच्छा पठन और पाठन हेतु बनाने के लिए उन्होंने जो सूत्र बताए थे, उन सूत्रों में से, भाषा शिक्षण के सूत्रों में से यह एक पहला सूत्र था। ज्ञात और अज्ञात के बीच का संबंध स्पष्ट हो, ऐसा होने से बालक की रुचि जागृत होती है। दूसरा उदाहरण, स्वर से व्यंजन तथा संधि से समास को हम पढ़ा सकते हैं। यानी स्वर पहले यदि हम छात्र को बता दें, स्वरों की जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें हम व्यंजन की जानकारी देते हैं, अमूमन होता यही है। तीसरा उदाहरण हम देखते हैं इसमें कि संधि का पहले हम छात्रों को उपयोग बताकर या फिर उसके संबंधित परिभाषाएं, उदाहरण ऐसे कई बताने के पश्चात जो है हम समास की ओर बढ़ना चाहिए। यहाँ पर एक टंकन ये हुआ है, समास के बदले यहाँ पर समाज करके टंकित हुआ है, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। तो यह है ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र के सिद्धांत। उसके पश्चात आता है दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर। ये दूसरा सिद्धांत है। देखिए परीक्षार्थी ध्यान रखें, एक एक सूत्र को जो है किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसलिए पढ़ाई करते समय या फिर जिस किसी विषय को हम पढ़ रहे हैं, क्या उस सूत्र को या फिर क्या उस सिद्धांत को या फिर किसी उस विशेष विधा को किसी दूसरे नाम से भी जाना जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मूर्त से अमूर्त की ओर, इस सूत्र को स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर, ये दोनों नाम एक ही के हैं, मतलब ये एक दूसरे के वो पर्याय है। स्थूल विषय का ज्ञान कराना सरल होता है, किंतु सूक्ष्म विषय का ज्ञान कठिन। बड़े रूप को समझाकर छोटे रूप को समझाएं, यानी मतलब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको जो संश्लिष्ट होती हैं, बहुत क्रिटिकल होती हैं, वैसे समझाने से अच्छा है कि मतलब आप पहले मोटा मोटी उस विषय की ओर चलें। जो स्थूल विषय हैं, जो बड़े विषय हैं, उन्हें पहले छात्रों को क्लियर कर दें। छात्रों को वो पढ़ाने के पश्चात जो है जो सूक्ष्म है, जो बारीकी से पढ़ने योग्य हैं या फिर जिन्हें बारीकी से अध्ययन करना होता है, ऐसे जो बातें हैं, ऐसी जो चर्चाएं हैं, वो अगर हम उसके पश्चात अगर करें तो कक्ष में यह वातावरण बना रहता है कि छात्र उसमें रुचि लेंगे, क्योंकि स्थूल विषय का ज्ञान कराना हमें बहुत आसान होता है और सरल भी होता है और छात्र भी उसमें रुचि लेते हैं, अन्यथा कक्षा जो है वो सफल नहीं बनेगी। शब्दार्थ तथा शब्द प्रयोग सिखाने में यह उपयोगी शिक्षण सूत्र है। मतलब कक्ष में जब हम पाठ पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते समय जो कठिन शब्द आते हैं या फिर किसी शब्द का अर्थ जो है छात्र को पता नहीं चलता है, तो ऐसे समय में हम उन्हें रेखांकित तो करते ही हैं। रेखांकित करने के पश्चात हम उन्हें कई उपयोग बताते हुए उस शब्द के शब्द वाक्य प्रयोग करते हुए या फिर उसकी विशेषताएं बताते हुए, ये सारी चीज़ें जो है हम उनको बताते चले जाते हैं। इसका आशय है शब्द ज्ञान मूर्त पदार्थों से संचित कर बढ़ता है। मतलब शब्दों का जो ज्ञान है, शब्द भंडार जो है वो पदार्थों से, मतलब मूर्त पदार्थों से आगे निकलता है वो। इसलिए मूर्त से अमूर्त की ओर जो शिक्षण सूत्र है, जिसे हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी कहते हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। मतलब इसी में एक अगर हम दूसरा बिंदु देखें तो पहले दृश्य जगत का परिचय देना, फिर नाम बताना, फिर भावों, विचारों, अमूर्त के लिए प्रयुक्त शब्द का ज्ञान कराना। मतलब पहले जो दृश्य जगत है, मतलब ये सारी चीज़ों जो छात्र देख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को पहले हमें परिचय कराना चाहिए छात्रों से। फिर उसके बाद उनके नाम से उन्हें अभिहित कराना चाहिए। फिर जो है उसके भावों, विचारों, जो अमूर्त के लिए प्रयुक्त शब्द बने हैं, उनके हम जो है शिक्षण देना चाहिए। ऐसा करने से जो है छात्र बड़े विषयों के जानते हुए छोटे विषयों की ओर अग्रसर होगा और उसमें रुचि उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए और हम देख सकते हैं, राष्ट्र प्रेम की संकल्पना को समझाने के लिए या फिर समझने के लिए पहले हम मूर्त रूप से जो राष्ट्र है उसका परिचय कराने के बाद राष्ट्र प्रेम की संकल्पना को हम स्पष्ट करेंगे। मतलब पहले राष्ट्र क्या है उसकी जानकारी हम छात्रों को देंगे, क्योंकि हर एक छात्र जो है किसी न किसी राष्ट्र में रहने वाला या निवासी होता है।
उसके पश्चात राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना है, राष्ट्र प्रेम कैसे हम जागृत कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों को हम कैसे उन राष्ट्र की सेवा करने में लगा सकते हैं। इन बारीक चीज़ों की ओर जो है, सूक्ष्म विषयों की ओर जो है हम आगे बढ़ने से काम चलेगा। इसलिए यह जो सूत्र है, सूक्ष्म से स्थूल, माफ कीजिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर या फिर मूर्त से अमूर्त की ओर वाली बात। दूसरा उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं, वर्णनात्मक से भावनात्मक निधन को समझाना। और अंतिम उदाहरण है गाय से गाय के अंगों का वर्णन कराना। यानी पहले तो जो है वर्णन कराते हुए, मान लीजिए एक छोटी सी कविता ही क्यों ना हो, उस छोटी कविता का पहले वर्णन बता दीजिए, उसे किस संदर्भ में लिखा गया है, उसके पश्चात उसके जो भाव हैं वो किस प्रकार से अलग अलग विषयों को लेकर बढ़ रहे हैं आगे, इसकी जानकारी हमें सूक्ष्म रूप से छात्रों को देनी है। जैसे दूसरा एक और उदाहरण यहाँ पर बताया गया था कि मतलब जो छात्र हमेशा अपने आसपास के एरिया में देखते हैं, अड़ोस पड़ोस के हमारे इलाकों में देखते हैं कि मतलब एक गाय है, गाय हो या फिर कोई भी मतलब डोमेस्टिक एनिमल हो, जो हम पालने वाले जो प्राणियाँ हैं, जो पशु हैं, उनके बारे में स्थूल रूप से पहले हम उनका अवगाहन करना चाहिए, उनका पहले जो है विश्लेषण करना चाहिए। उसके पश्चात उसके जो अंग प्रत्यंग है उनकी जानकारी हमें सूक्ष्म रूप से देनी चाहिए। यही मूर्त से अमूर्त की ओर या स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र का बताया हुआ संबंध है। उसके पश्चात पूर्ण से खंड की ओर, देखिए उसके शब्दों में ही मतलब जो शीर्षक है, उस शीर्षक में ही लगभग सभी निहित हैं। इसमें है भाषा का संश्लिष्ट रूप पहले रखना, फिर उसके विविध अंशों को समझाना। एक पूर्ण वाक्य भाषा इकाई है। वाक्य प्रस्तुत कर उसके शब्दों एवं ध्वनियों की ओर अग्रसर होना ही इसका आशय है। इसी दृष्टि से वाक्य को पूर्ण इकाई माना जाता है, पूरे अनुच्छेद को नहीं। मतलब पूर्ण से खंड की ओर, सबसे पहले हमें किसी बड़े विषय को समझाकर स्थूल रूप से समझाने के बाद जो भाषा का संश्लिष्ट रूप है उसको पहले हमें छात्रों के सामने रखना चाहिए। उसके बाद उसके अलग अलग खंडों में विभाजन करके एक एक खंड का हम विश्लेषण करते आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करने से छात्र जो है, जो स्थूल विषय है, जो संश्लिष्ट रूप है उसका, उसे पहले तो याद रखेगा। उसके पश्चात जब वह जो विषय है उसे पूर्ण तरह से ज्ञात होगा तो हम उसके खंड कर देते हैं। छात्र उस खंड विधान को भी समझकर जो है अपने विषय का ज्ञान प्राप्त करने में सफल बनता है। इसलिए पूर्ण से खंड की ओर जो शिक्षण विधि है, जो शिक्षण सूत्र है, उस सूत्र में जो है हम लोग यह कह सकते हैं कि मतलब कोई भी मतलब अंश हो उसको समझाने के लिए पहले पूर्ण वाक्य बताना है। उसके बाद एक एक शब्दों को या फिर उन शब्दों की विशेषताओं को हमें समझाना है, जिससे कि छात्र अपने विषय के ज्ञान को परिपूर्ण रूप से समझ सकें। यह जो है पूर्ण से खंड की ओर सूत्र में बताया गया एक विधान था। उसके बाद जो हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण सूत्र बताए थे उनमें दूसरा है जटिल से सरल से जटिल की ओर, या इसे हम सरल से कठिन की ओर भी कहते हैं। देखिए ये पर्यायवाची शब्द हैं, जटिल या कठिन या कठोर, ये सारे जो हैं समानार्थी शब्द हैं। इसलिए इसमें शीर्षक में जो आपको स्क्रीन पर बताया जा रहा है उस शीर्षक से जो है आप गड़बड़ा नहीं जाना है। तो यह विषय के क्रमायोजन के लिए ज़रूरी है। ज्ञात विषय सरल होता है, अज्ञात विषय कठिन। हमने पहले भी कहा था कि मतलब जो छात्रों को पहले से जानकारी प्राप्त है उसके बजाय जो ज्ञान नहीं प्राप्त है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना छात्र को थोड़ा सा गड़बड़ा देने वाली बात होती है। वह जो है जो अज्ञात चीज़ें हैं या से जो अज्ञात बातें हैं उसके प्रति वो लगाव उतना नहीं रख सकता, क्योंकि उसे जो है जो अरुचि वाले शब्द हैं जिसमें उसकी इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीज़ों को वो लगभग जो है न के बराबर करने की सोचता है। इसलिए एक सफल शिक्षक होने के नाते हमें यह गुण निहित होनी चाहिए कि किसी भी विषय को, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, कितना ही जटिल क्यों ना हो,
हम उसे सरल से सरल रूप में छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये हो सकता है, यह संभव है। तो इसमें जो है यह जो सूत्र है, सरल से जटिल या कठिन की ओर, यह जो सूत्र है उसमें यह जो सूत्र है वह विषय के क्रमायोजन के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई विषय पढ़ा रहे होते हैं, उसका जो क्रम योजना होता है, उसके लिए है यह विषय अत्यंत ज़रूरी माना जाता है। इसलिए लगभग क्रमायोजना करने के लिए इसी सूत्र का उपयोग हम करते हैं। और इसमें फिर से वही बात दोहराई गई है कि मतलब कोई भी नई बात जानने से पहले छात्रों को पुरानी बातों की ओर लेकर जाकर उन पुरानी बातों का विश्लेषण करते हुए जो है नए विषय की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो सफलता होगी। क्योंकि सरल से जटिल या सरल से कठिन की ओर, यह जो शिक्षण सूत्र है इसकी चर्चा हम कर रहे थे। तो इसमें जो सरल विषय होता है या फिर जो ज्ञात विषय होता है, छात्र उसे समझने में या फिर उसे पढ़ने में अधिक रुचि लेता है दूसरे के विषय में। जो अज्ञात विषय है, जो कठिन विषय होता है, तो इसलिए हम जो है उसको धीरे किसी भी विषय को बताते समय जो है हम यदि इस बात की ओर ध्यान रखें कि छात्रों को नया ज्ञान देने से पहले क्या उससे संबंधित कोई जानकारी छात्रों को पहले से प्राप्त है भी या नहीं। यदि ऐसा करने में हम सफल होते हैं तो कोई भी विषय छात्र बिना कठिनाई के, बिना जटिलताओं के उसको सीख सकता है, बशर्ते कि उस विषय की ओर लेकर जाने की जो पद्धति है वो शिक्षक में होनी चाहिए। उतना कौशल तो उसमें होना ही चाहिए, अन्यथा हम कुछ पढ़ाने वाले होते हैं लेकिन कुछ और पढ़ा कर निकल जाते हैं। इसलिए पिछली कक्षाओं में भी जब इसी विषय को लेकर पढ़ रहे थे, चर्चा की जा रही थी, तो इसमें कई सारे ऐसे छात्रों के द्वारा किए गए नटखट ही समझिए या फिर नए नए बातें ही कहिए, उन्हीं के लगभग मैंने उदाहरण देने की प्रयास किए हैं। हो सकता है किसी को अटपटे भी लगे, लेकिन जो कक्ष में किए जा रहे जो एक्टिविटीज़ हैं, जो क्रियाकलाप है, उसे यदि ध्यान में रखकर अगर हम पढ़ाई करें या फिर पढ़ाने की कोशिश करें तो इससे ज़्यादा सफलता हमें नहीं हो सकती, ऐसा व्यक्तिगत मेरा मानना है। इसलिए जो सरल से जटिल या सरल से कठिन की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसमें पहले जो है ज्ञात विषय पढ़ाकर कठिन विषय की ओर ले जाया जाना चाहिए करके हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है इस सरल से कठिन की ओर पाठ में, सूत्र में बताया है। उदाहरण के रूप में अगर हम बताएं तो महाभारत की घटनाओं का ज्ञान छोटी छोटी कहानियों के रूप में हो सकता है, सरल रूप से हम बता सकते हैं। इसलिए पहले भाषा के सरल भाषिक रूप प्रस्तुत हो, बाद में जटिल रूप। दूसरा उदाहरण, उपमा से रूप अलंकार बता सकते हैं। मान लीजिए उदाहरण के रूप में हमने तो कह दिया कि सरल से जटिल की ओर जो है उसमें हम जो कठिन विषय होते हैं उन कठिन विषयों को हम जो है अंत में पढ़ाने के लिए सलाह देते हैं। जैसे महाभारत का कोई एक पाठ है, महाभारत से संबंधित कोई पाठ है, उसे हम कक्ष में प्रस्तुत कर रहे हैं, तो पूरे महाभारत को एक ही बार न बताकर उसमें जो मूल्य निहित हैं उन मूल्यों को लेकर यदि हम छोटी छोटी कहानियों में उसे हम गढ़ें, छोटी छोटी कहानियों के रूप में यदि हम छात्रों को पढ़ाएं, तो यह विषय जो है अत्यंत रुचिकर छात्रों को लगेगा और छात्र उसमें बहुत ही अच्छे रूप से समझने की या उसमें रुचि लेने का वो प्रयास करेंगे। और ऐसा होता है, जिस विषय की वो जानकार नहीं है उस विषय को सीखने में छात्र हमेशा विमुखता बताते हैं। इसलिए सरल से जटिल या सरल से कठिन की ओर यह सूत्र क्या बताता है कि छात्रों को पहले सरल या ज्ञात विषय का ज्ञान पहले कराएं, तत्पश्चात जो कठिन है, जो जटिल विषय होते हैं उन विषयों का ज्ञान कराना चाहिए। उसके पश्चात जो सूत्र है वह है विशेष से सामान्य की ओर। यह जो सूत्र है इसमें पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर नियम निकाले जाते हैं। जैसे गुलाब एक प्रकार का फूल है, पर गेंदा, चंपा, जूही और चमेली आदि फूलों के अन्य प्रकार हैं। यह जो सूत्र है वह पहले, मान लीजिए हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं, अमूमन होता यह है कि मान लीजिए संज्ञा
किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग संज्ञा कहते हैं। पहले ही मतलब परिभाषा बताकर उसके पश्चात हम उदाहरण बताने के बजाय विशेष से सामान्य की ओर यह जो सूत्र है, शिक्षण सूत्र, वह शिक्षण सूत्र हमें यह बताता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं कक्षा कक्ष में, उसके पश्चात नियम निकाले जाएं, उसकी परिभाषाएं बताई जाए कि उसकी विशेषता क्या है, उसमें किस प्रकार की क्रिया हो रही है। उदाहरण के रूप में कोई एक गुलाब का फूल है, आप छात्रों को बता रहे हैं, और उसी प्रकार के कुछ अन्य फूल या फिर दूसरे प्रजाति के फूल अगर हम लाते हैं और उन्हें बताएं कि जैसे इस प्रकार के यह जो गुलाब का फूल था, संसार में केवल गुलाब के ही फूल नहीं है बल्कि कई सारे गेंदे के फूल हैं, चमेली के फूल हैं, ऐसे कई, मतलब इन विशेषताओं के बारे में छात्रों को जानकारी देनी चाहिए। मतलब इसमें पहले हम उदाहरण बताएंगे, उदाहरण बताने के पश्चात जो है उनके नियमों को या फिर उनकी परिभाषाओं को हम लोग सृष्टि करेंगे। पहले हम एक फूल विशेष से परिचित कराएं, फिर बताएं कि इस प्रकार की सभी वस्तुएं फूल कहलाती हैं। वही जो मतलब एक फूल है, गुलाब का फूल हम बता रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि अच्छा यह एक फूल है, यह एक विशेष प्रकार का फूल है करके हम छात्रों को बताएं। इसी प्रकार की जो सभी वस्तुएं हैं वे फूल कहलाती हैं, चाहे वो किसी भी नाम से जानी जाए, वे सभी जो है फूल कहलाते हैं करके हम विशेष से सामान्य की ओर नामक इस सूत्र में हम लोग चर्चा करें। छठा जो है आगमन से निगमन की ओर, यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र माना गया है। इसका तात्पर्य है पहले पर्याप्त उदाहरण दिए जाएं, फिर तुलना और व्याख्या का अवसर दिया जाए और इसके बाद भाषा के नियम छात्रों से निकलवाए जाएं। यह आगमन विधि है। आगमन विधि में क्या करते हैं हम लोग, पहले छात्रों को कई सारे उदाहरण देते हैं, उन सारे उदाहरणों को देने के पश्चात फिर उनकी तुलना की जाती है। अच्छा ये किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का है, ये क्या है, वो क्या है। उन दोनों विषयों में या फिर अन्य विषयों के साथ दूसरे विषयों की जब हम तुलना करते हैं, तुलना करने के पश्चात हम व्याख्या करने के लिए भी उनको प्रोत्साहित करते हैं और व्याख्या करने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद भाषा के नियम छात्रों से निकलवा जाते हैं। यहां पर देखिए शिक्षक का काम नगण्य है, न के बराबर है, क्योंकि हम केवल उदाहरण उन तक प्रेषित कर रहे हैं। उदाहरण प्रेषित करने के पश्चात वे छात्र उसकी तुलना कर रहे हैं, व्याख्या भी कर रहे हैं, उसके बाद नियमों को भी निकाल रहे हैं। उसके बाद अध्यापक केवल उसकी जो वर्तनी दोष हैं या फिर उसमें कुछ ढांचा गलत है क्या, इस सब का विचार करके जो है वो सब लोगों को एक ही साथ पढ़ाने में सक्षम बनेगा। यह है आगमन विधि। सिद्धांत या नियम बताकर उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करना निगमन विधि है। अब निगमन विधि क्या है, पहले सिद्धांत या नियम बनाना या फिर बतलाना, उसके पश्चात उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना निगमन विधि है। आगमन में हम पहले उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन निगमन में पहले हम सिद्धांत बता रहे हैं। पहले हम जो है उसमें एक प्रकार कई सारे प्रकार के जो है उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो विशेष बात है, इस विशेष बात को परीक्षार्थी ध्यान रखें। आगमन निगमन एक ही पद्धति नहीं है। जहां हम आगमन पद्धति में उदाहरण पहले देकर नियम बाद में बनाते हैं, उसी प्रकार निगमन पद्धति में सबसे पहले हम नियम बताते हैं, उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कर यह जो है हम अंत में समझा देते हैं। उसके पास देखिए श्याम पर यहाँ पर स्क्रीन पर उदाहरण कई वाक्य लेकर उसमें नाम बतलाने वाले शब्दों को छांटने को कहा जाए, फिर यह पूछा जाए कि नाम किस प्रकार का है, क्या वह किसी व्यक्ति का है या स्थान या वस्तु का नाम। तो इसके पश्चात जो है हमने आगमन पद्धति क्या है, निगमन पद्धति क्या है, उसमें क्या क्या किया जाता है, ये सब तो जानकारी प्राप्त कर ली। तो इसके पश्चात जब हम इसका क्रियान्वयन करना चाहते हैं, तब जो है कई वाक्य लेकर उसमें नाम बताने वाले शब्दों को छात्रों को कहने के लिए कहना। वो किस प्रकार का नाम है,
क्या कोई व्यक्तिवाचक है या कोई जातिवाचक है या फिर अन्य। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो छात्र अनायास रूप से ही उस वाक्य को पढ़ना जानेंगे, वाक्य को लिखना भी जानेंगे और वाक्य में निहित उस गूढ़ अर्थ को भी छात्र समझने का प्रयास करेंगे। इसलिए आगमन से निगमन की ओर जो पद्धति है वह अपने आप में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस प्रकार से हमें उन शब्दों में से, उन बताए गए वाक्यों में से जो हम शब्द ले रहे हैं उनमें लेकर उसकी जो विशेषताएं हैं या फिर किस प्रकार के वो शब्द हैं, अलग अलग शब्दों की क्या विशेषताएं हैं, वे किस काल से संबंधित हैं, उनका वचन क्या है, लिंग क्या है, इन सारी चीज़ों का उपयोग करते हुए हम छात्रों को नया पाठ पढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात है अनिश्चित से निश्चित की ओर। इसके शब्द में ही पूरा यह छिपा हुआ है कि कोई भी देखी हुई वस्तु का विषय में, देखी हुई वस्तु के विषय में बालक अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ अनिश्चित विचार रखता है। यहाँ पर फिर से एक टंकन की दोष हम देख सकते हैं। जो सफ़ेद कलर में जो पहला ही वाक्य आप देख रहे हैं स्लाइड पर, उसमें देखी गई वस्तु के बदले केवल क वहाँ पर मुद्रित हुआ है। ऐसे जो छोटे छोटे विषय हैं उसको आप बताएंगे तो सही, लेकिन उस पर किसी अन्यथा न लेते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें बताया जा रहा है अनिश्चित से निश्चित की ओर में कि देखी हुई वस्तु के विषय में बालक अपनी सुविधा और आवश्यकता के अनुसार कुछ अनिश्चित विचार रखता है। हम जो पहले से देख रहे हैं, हमारी जो सुविधाएं हैं, उन सारी सुविधाओं का अनुसरण करने के बजाय हम जो है उस पर एक निश्चित या अनिश्चित विचार रखना हम आरंभ कर देते हैं। इन्हीं अनिश्चित विचारों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जाने चाहिए या फिर बनाए जाते हैं। मतलब छात्र जो पहले से ही जो अनिश्चितता बरता रहा है, अनिश्चित विषयों को जो है अपने साथ ले रहा है, तब जो है इन विचारों के आधार पर निश्चित एवं स्पष्ट विचार बनाए जा सकते हैं, बनाए जाने चाहिए भी। अस्पष्ट शब्दार्थों को स्पष्ट, निश्चित तथा सूक्ष्म शब्दार्थों की ओर बढ़ा जाए तो सफल होगा। क्योंकि जो अस्पष्ट शब्दार्थ है, ज़रूरी नहीं कि मतलब छात्रों को जब हम पाठ पढ़ाते हैं तो पूरे के पूरे शब्द उससे पहले से ज्ञात हो, ऐसा कभी संभव नहीं होता। इसलिए जो नवीन बातें हैं, नवीन जो शब्द उनमें आते हैं, उन शब्दों को तुरंत रेखांकित करने के लिए कहना चाहिए। रेखांकित करने के पश्चात छात्रों में हम चर्चा करने के लिए कहें कि मतलब यह जो शब्द है जो कि हमारे वाक्य में दिया गया था, उसका अर्थ क्या हो सकता है, उसका वाक्य प्रयोग करने से कहीं कुछ बदलाव हो रहा है क्या। इन सारी चीज़ों का हम परीक्षण करने के पश्चात हम उस शब्द के विशेष की ओर जो है ध्यान देंगे कि वह स्त्रीलिंगी है, पुल्लिंगी है या फिर कुछ और बातें। इसलिए ये जो अस्पष्ट शब्दों का जो ये है, उससे निश्चित तथा सूक्ष्म शब्दार्थों की ओर बढ़ा जा सकता है। मतलब ऐसा करने से जो है, जो सूक्ष्म है, जो जटिल विषय है, उस जटिल विषय की ओर जाने के लिए हमें आसानी होगी। उसके पश्चात जो सूत्र आता है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया था, वह है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। तार्किक यानी लॉजिक, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। पहले वह पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता एवं रुचि के अनुकूल हो। आप यदि पाठ्यपुस्तकों का मुआयना करेंगे तो आपको यह दिखेगा कि लगभग जो है, द्वितीय भाषा में तो ऐसा हम लोगों ने देखा है, लगभग जितने भी पाठ हैं, शुरुआत के जो पाठ हैं, वह कविता से संबंधित है। ऐसा भी हो सकता है कि मतलब दूसरे विधा से भी हम लोग शुरू कर सकते हैं, लेकिन छात्र जो है किसी भी पद्य को सुर, ताल, लय में गाते हुए या जोर से सस्वर वाचन करते हुए या फिर अभिनय करते हुए उसे सीखने की इच्छा रखते हैं। इसलिए पहले वही पढ़ाया जाए
जो छात्रों की योग्यता के साथ साथ रुचि के अनुकूल हो। तत्पश्चात विषय सामग्री के तार्किक क्रम पर ध्यान देना चाहिए। मान लीजिए अब 10वीं कक्षा में लोकगीत करके एक पाठ है। यदि मान लीजिए लोकगीत पाठ बरसते बादल पाठ के स्थान पर यदि रखा जाए तो छात्र थोड़े से ऊब जाएंगे, लेकिन प्रकृति का वर्णन जो सुंदर रूप से बिंबात्मक रूप ने सुमित्रानंदन पंत ने किया है बरसते बादल में, उसके जो वाक्य हैं उसमें जो बरसात का जो वर्णन किया है अलग अलग विधाओं को लेकर, अलग अलग उसमें बिंब योजनाओं का उन्होंने उपयोग किया है। इन सारी चीज़ों का जो है छात्रों के मस्तिष्क पर ज़रूर असर पड़ता है, वह और इसी प्रकार के पाठ पढ़ने के लायक बनेगा। यदि हम पहले ही मतलब कठिन से कठिन विषय को जल्दी ख़त्म करें करके अगर पढ़ाने की उम्मीद से अगर हम रखेंगे तो छात्र जो है उस पाठ को कतई नहीं पढ़ेंगे। वे भी जो है बिल्कुल जल्द से जल्द कुछ भी हो, जो भी हो, जैसा हो वैसा पढ़ाकर जो है या पढ़कर जो है आगे निकल जाएंगे। यह शिक्षण विधि का या फिर शिक्षण सूत्र का पूर्ण रूप से पालन न करने की बराबर आता है। इसलिए छात्रों को पहले वही पढ़ाया जाए जो छात्रों की योग्यता, एबिलिटी भी हो और उसमें रुचि के अनुकूल हो। मान लीजिए कोई हम पाठ पढ़ा रहे हैं, जैसे तारे ज़मीन पर की समीक्षा है 9वीं कक्षा में, हमें केवल उसे चर्चा न करके, यदि ओवरहेड प्रोजेक्टर है या फिर प्रोजेक्टर यदि आपके यहाँ पर होता है तो उसके माध्यम से अगर हम चित्र को बताते हुए या फिर उस फिल्म के कुछ संदेशों को लेकर या फिर कुछ छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स को लेकर यदि हम बताते हैं छात्रों को, तो वह पाठ अनायास रूप से छात्र याद रखेंगे, उसकी सारी घटनाओं को वो याद रखने का प्रयास करेंगे। यही है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। फिर उसके पश्चात जो है तारे ज़मीन पर विषय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी हो या फिर कोई भी विषय हो, उस विधा विशेष को यहाँ पर क्यों लागू किया गया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, इस प्रकार के जो तार्किक विषय हैं, तार्किक क्रम जो है, इसकी ओर हमें बाद में बढ़ना चाहिए। मतलब पहले छात्रों को उस विषय के बारे में गहन से अध्ययन करने का मौका दिया, उसके पश्चात उसके अध्ययन करने से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में नए और कौन सी जानकारी हमें प्राप्त है, ये सारी जो बातें हैं हम लोग उसमें देख सकते हैं। यह है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर शिक्षण सूत्र, जो कि हर्बर्ट स्पेंसर ने शिक्षण को किस प्रकार से अधिक रुचिकर बनाया जा सकता है, इस चीज़ के संदर्भ में उन्होंने कहा था। तो इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षण सूत्र हैं, इन शिक्षण सूत्रों का उपयोग करने के पश्चात ही हम जो है कक्ष में सफल शिक्षक बन सकते हैं। जिन्हें इन शिक्षण सूत्रों का या फिर शिक्षण विधियों का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं, उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हवा के रुख को बदलते हुए देखते हुए, छात्रों के नब्ज को पहचानते हुए, उन्हें किस प्रकार के शिक्षण सूत्रों का हम उन्हें क्रियान्वयन करके इस पाठ को पढ़ाना चाहिए, इसकी काबिलियत जो है छात्र में होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पश्चात देखते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर यह नया एक विषय है जो शिक्षण सूत्र के अंतर्गत निहित होता है। एक बार शब्द, वाक्य या भाव या अर्थ का विश्लेषण करके उसे छोड़ न दिया जाए, बल्कि बाद में उसका संश्लेषण करके एक स्पष्ट विचार बनाने की ओर छात्रों को उन्मुख किया जाए। थोड़ा सा अटपटा लग रहा है ना, लेकिन उतना कुछ नहीं है। एक बार शब्द, वाक्य तथा अर्थ का विश्लेषण करके उसे बिल्कुल, हाँ चलो हो गया, अभी हमने इस पद्य भाग को या फिर गद्य भाग को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से उदाहरण ले लिए, उसका विस्मरण नहीं करना चाहिए। चाहे वो शब्द के संदर्भ में हो, वाक्य के संदर्भ में हो, भाव के संदर्भ में या फिर किसी अर्थ के संदर्भ में, उसका विश्लेषण करने के बाद जो है कई दिनों के बाद हो या फिर उसका जो संश्लेषण करके एक सामान्य और स्पष्ट रूप से विचार बनाने की ओर छात्रों को उन्मुख किया जाए। मतलब कक्ष में पढ़ाए गए इस पाठ के बारे में आपकी क्या राय है, इस पाठ में इस विषय को क्यों लागू किया गया,
मान लीजिए 10वीं कक्षा का जो दूसरा पाठ है रमज़ान, माफ़ कीजिएगा, प्रेमचंद की कहानी ईदगाह। ईदगाह पाठ 10वीं कक्षा के छात्रों को रखने का उद्देश्य क्या है? हम बड़े बूढ़ों के प्रति किस प्रकार से सम्मान देते हुए हमारे जीवन को बिताना है, न देने के क्या फ़ायदे हैं, देने के क्या फ़ायदे हैं, इसकी चर्चा करते हुए इसका पूरा जो है विश्लेषण पाठ के माध्यम से, मुहावरे हो या फिर कोई नए नए शब्द हो या फिर खेल खिलौने से संबंधित ही क्यों शब्द हो उसमें, जैसा कि उस ईदगाह कहानी में दिया गया है। तो इसकी विशेषता करते हुए यदि हम संश्लेषण की ओर, उसके कुछ सामान्य और स्पष्ट विचार बनाने की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, तो उस विषय को छात्र बहुत ही सफलता से और सरल रूप से बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ने की वो लोग कोशिश करते हैं। उसके पश्चात है प्रकृति का अनुकरण। शिक्षण सूत्र में प्रकृति का अनुकरण क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है, ऐसा एक सवाल हमारे मस्तिष्क में कौन सकता है? तो इसमें देखिए शामपट पर, माफ कीजिए, दृश्य पटल पर दिख रहा है, बालकों को प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जाए और प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा हो। मतलब छात्रों को प्रकृति से संबंधित जो वातावरण होता है, प्राकृतिक सौंदर्य जो होता है, उसके सानिध्य में यदि हम छात्र को अध्ययन अध्यापन कराने के लिए मौका दें, तो छात्र जो है 4 दीवारी की कक्षाओं में बैठकर जो बातें अर्जित करता है, उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच रहकर जो है नई बातें सीखता है। इसलिए बालकों को प्रकृति के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए, प्रकृति के सानिध्य में लेकर जाकर जो है छात्रों को हम शिक्षा देनी चाहिए। उसके पश्चात जो है अनुभव से तर्क की ओर, यह 11वां सूत्र है जो हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था। इसमें अनुभव हर एक छात्र को होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो या फिर कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, किसी न किसी विषय के संदर्भ में किसी न किसी विशेष जानकारी वो रखता है, उसकी काबिलियत उसमें होती है। तो अनुभूत विषयों पर आधारित ज्ञान स्थायी तथा अधिक स्पष्ट होता है। इसीलिए एक सूत्र जब आगे आएगा, लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखना। जिस विषय को स्वयं हम करते हैं, मान लीजिए वो फेल हो गया, वह असफल हो गया, ऐसी चीज़ों को हम पुनः करते हैं, उनके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको हम ले लेते हैं कि ऐसी गलती क्यों हुई, इस गलती को हम दोबारा न करने के लिए कौन कौन सी सावधानियों को हम लोग लाने चाहिए। इस प्रकार के जो विषय हैं उसको ध्यान में रखकर उनका विस्मरण न करते हुए, मतलब जो अनुभूति हैं, जो अनुभव पहले हमें हुआ है, जो एक्सपीरियंस हमको है, उसके आधार पर अगर हम स्थायी ज्ञान को स्पष्ट करने की ओर बढ़ते हैं तो वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। इसलिए बालकों को उनके अनुभवों से भी कुछ नया सीखने का मौका देना चाहिए। जो छात्र होते हैं कक्षा कक्ष में, उन्हें कुछ ऐसे भी कार्य दिए जाने चाहिए जो अपने मन के अनुसार, जो उनके अनुभवों के अनुसार देने का या फिर लिखने का या फिर बात करने का, चर्चा करने का वो लोग अनुभव उठाएं। क्योंकि जो अनुभव से प्राप्त ज्ञान है वह स्थायी ज्ञान होता है, उसे कभी वह भूलने की चेष्टा नहीं करता। इसलिए हम कक्षा में भी ऐसे कई उदाहरण देख सकते हैं जिनका हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मतलब छात्रों को कई बातों का अनुभव होता है। उन अनुभव के कारण ही जो है छात्र उस कार्य को बहुत ही तार्किक रूप से, बहुत ही मतलब लॉजिकली अपनाते हुए उस कार्य को वो लोग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपने परियोजना कार्य ही दे दिया, अब उस परियोजना कार्य को करने के लिए आप सभी को या तो आप समूह के रूप में दिए होंगे या फिर व्यक्तिगत रूप में दिए होंगे। आप किसी भी रूप में दीजिए, उन दिए गए कार्य को करने के लिए छात्र जो है अपने अनुभव को पहले उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। क्या हम हमारे द्वारा अर्जित किए गए ज्ञान का यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं या नहीं, ऐसी चीज़ों को वो पहले क्रियान्वयन करते हुए तर्क की ओर बढ़ता है, नए विषय की ओर बढ़कर जो है उसका भी अध्ययन वो कर लेता है। तो यह अनुभव से तर्क की ओर नामक एक नया सूत्र था जो कि
हमारे भाषा विज्ञान से संबंधित जो बातें हैं उसमें दूसरे ही इकाई में दिया गया है। तो चलिए उसके पश्चात हम आगे देखते हैं। इसी में इसका जो उदाहरण है, अनुभव से तर्क की ओर जो उदाहरण है वो हम यह दे सकते हैं। उद्यान नामक पाठ बालकों को पढ़ाते समय उनके खुद के अनुभवों के आधार पर पढ़ाने के पश्चात अध्यापक नई जानकारी को प्रदान करें। लगभग हर छात्र खेतीबाड़ी में काम करने का लायक होता है, उसका अनुभव होता है। अपने घर के आसपास जो है छोटी सी बागायत तैयार करने का उसे अनुभव हो सकता है। और ऐसे समय में यदि हम छात्रों को उद्यान नामक पाठ पढ़ाने की चेष्टा करते हैं तो हमें जो है पहले उनके अनुभव कि उद्यान की देखरेख कैसे करनी चाहिए, उद्यान में कौन कौन से फल पेड़ लगा सकते हैं, फलों के पेड़ लगा सकते हैं, इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करके यदि हम छात्रों के ज्ञान को आगे बढ़ाएं तो यह एक तार्किक रूप से, बौद्धिक रूप से उसके अनुभवों को लेकर चलने वाला यह शिक्षण सूत्र होगा। उसके पश्चात है ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना। ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख, कान, त्वचा, जिह्वा। इनसे हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नया ज्ञान यानी जो हमारे मस्तिष्क को पहले से जानकारियां नहीं थी, अब वे हो रहे हैं। तो इसमें देखिए, पाठ को पहले ध्यानपूर्वक सुनाया जाए, तत्पश्चात बालकों से पढ़ाया जाए, फिर उसे लिखाया जाए। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हम कैसे कैसे करें? देखिए, ध्यानपूर्वक पहले हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उस पाठ को हम पहले छात्रों को ध्यान से पढ़ने के लिए कह दें। उसके पश्चात बालकों से पढ़ने के लिए कहें। अभी जो हमने कक्ष में पाठ पढ़ी थे, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, छात्र कहेंगे जी हाँ। अब उसके बाद छात्रों में से कुछ लोगों को या फिर समय रहते जिस प्रकार की आपके पास समय अवेलेबिलिटी होगी उस प्रकार से आप कुछ छात्रों को पढ़ने के लिए कहेंगे। उसके बाद फिर उसे लिखवाने की कोशिश करेंगे आप। मतलब हर दिन छात्र एक नया काम जो है अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करेंगे। नए पाठ को सुनते समय वो अपने कानों का इस्तेमाल करेंगे। पढ़ते समय हमारी जिह्वा का या फिर ओठों का इस्तेमाल करेंगे। लिखते समय कलम, हाथ और बुद्धि, मस्तिष्क, इन सभी का इस्तेमाल करते हुए वह अपने बात को आगे बढ़ाते हुए चल जाता है। उसके पश्चात इसी में यदि हम देखें तो इस क्रिया में बालक कान से सुनेंगे, जिह्वा से स्वयं पढ़ेंगे और आंखों से देखकर हाथ से लिखेंगे। इस शिक्षण सूत्र में सहायक सामग्री का प्रयोग विशेष महत्व होता है। ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करना, यह जो शिक्षण सूत्र है, इस शिक्षण सूत्र में जितने भी आप मिनिएचर्स, मॉडल लेसन्स या शिक्षण सूत्र से संबंधित जो सामग्री होती है उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि छात्र सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और आंखों से देखकर हाथ से लिख भी रहे हैं। उसकी अनुभूति पूर्ण रूप से हो रही है। इसलिए जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनका वो उपयोग करना हम भाषा शिक्षण में अनिवार्य मानते हैं। इसलिए भाषा के जो विविध रूप होते हैं उन्हें भी जो हम इसी प्रकार का अवलंबन करके पढ़ सकते हैं। उसके पश्चात है, हाँ, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे लोग देख रहे हैं, सुझाव देने का भी सफल प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं सुझावों के चलते मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब जितना आप सुझाव देते रहेंगे उतना ही जो है हम आने वाली कड़ियों में, आने वाले एपिसोड्स में उसका क्रियान्वयन करने का भरपूर प्रयास करेंगे। जैसे अब यहाँ पर जो है बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आजकल उसका जो स्वरूप है वह स्वरूप थोड़ा सा बदला हुआ है। सरल से सीधे से प्रश्न आपको पूछे नहीं जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न है, आप देख सकते हैं, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। छोटा सा सवाल यहाँ पर बहुविकल्प के रूप में दिया है और आपके विकल्प हैं ए ज्ञानार्जन, बी वैयक्तिक समायोजन, सी कौशल अर्जन या डी व्यवहार में परिमार्जन।
प्रश्न था सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है ज्ञानार्जन, वैयक्तिक समायोजन, कौशल सृजन या व्यवहार में परिमार्जन। इसका उत्तर क्या हो सकता है? जी हाँ, यह जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है डी, व्यवहार में परिवर्तन। मतलब सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? उसके व्यवहार में परिमार्जन, उसके व्यवहार में, उसके कुशलता में, उसके नैतिकता में बदल लाना हम सीखने की प्रक्रिया का मुख्य अंग मानते हैं। हम जो विषय सिखा रहे हैं छात्र को, क्या वह सिखाए गए विषयों को ठीक से आत्मसात कर पा रहा है या नहीं, इन सारी चीज़ों का उपयोग जो है हमें उनके साथ करना चाहिए। तो यह था बहुविकल्पीय प्रश्न में पहला प्रश्न। उसके पश्चात दूसरा प्रश्न यहाँ पर मैंने लिखा है सीखने की खेल विधि उपयुक्त है। सीखने की खेल विधि किस अवस्था से उपयुक्त है? और आपके पर्याय हैं बाल्यावस्था के लिए, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, युवावस्था के लिए और अंतिम है परिपक्वावस्था के लिए। प्रश्न था सीखने की खेल विधि। लगभग खेल विधि में हम क्या करते हैं कि कुछ बातों को खेल के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। तो यह जो है किस विधि के मतलब लिए उपयुक्त माना जाता है? और इसका अर्थ है बी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए। क्योंकि इस प्रश्न ने खेल विधि से संबंधित बातें पढ़ने के लिए मजबूर किया है, इसलिए पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था से भी पहले जो पूर्व बाल्यावस्था होती है, इसमें छात्र को इस प्रकार के प्रश्नों को देखना चाहिए। उसके पश्चात है तीसरा प्रश्न मैंने यहाँ पर लिया है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न है। कहानी कथन विधि से बालकों में डैश का विकास होता है। जो कहानी कथन विधि होती है, उस कहानी कथन विधि से छात्रों में किसका विकास होता है? हम कई सारी विधियां तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पढ़ने से छात्रों में किस चीज़ों का या फिर किन बातों का विकास हो रहा है, इसकी भी जानकारी हमें होना अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं इसके पर्याय क्या हैं। ए, विषय ज्ञान, बी, तार्किकता का ज्ञान, सी, कल्पना का ज्ञान या विकास, और अंतिम वाला है ज्ञान का विकास। मतलब कहानी कथन विधि में कहानी कथन के माध्यम से कहानी का कथन करते हुए छात्रों के यदि हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं तो उससे क्या लाभ प्राप्त होता है या फिर किसका विकास होता है? और आपका उत्तर है कल्पना का विकास। क्योंकि हम सब जानते हैं कहानी संपूर्ण रूप से न तो यथार्थ होती है और ना ही पूर्ण रूप से कल्पना है। पूरा इमेजिनेशन करके हम नहीं लिख सकते और ना ही उसमें पूरे यथार्थ की बातों को लेकर ही नहीं लिख सकते। इसलिए कहानीकार हो या फिर उपन्यासकार हो, यह बात हमेशा मानते हैं कि कहानी, कल्पना और उसका जो ये है विशेष विधाएं, उन सबको लेकर चलने वाली विधा है। मतलब उसमें यथार्थ भी है और कल्पना, उन दोनों के सम्मिश्रण से जो विधा बनती है वह है कहानी विधा। तो इसमें जो है आपका उत्तर होगा कल्पना। कल्पना का विकास होता है, हम काल्पनिकता में जाने लगते हैं। जैसे उदय प्रकाश है, उदय प्रकाश के लगभग जितने भी कहानियां हैं, लगभग जितनी भी कहानियां, वो पूरे जो है कल्पना जगत में लेकर जाती हैं व्यक्ति को, उस पाठक को जो है कल्पना जगत में लेकर जाती हैं। कुछ लोग इसको बुरा भी मान रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहानीकार उस कहानी के माध्यम से कौन सा संदेश देना चाहता है, यह यदि प्रेषित हो जाए तो आपका पाठ सफल हो जाएगा। इसलिए कहानी कथन विधि से बालकों में किसका, कल्पना शक्ति का या फिर कल्पना का विकास किया जाता है या फिर होता है। उसके पश्चात देखिएगा, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम पाठ को सिखाते समय कई सारे विधियों का अवलंबन करते हैं, जो कि आज हम देखेंगे। उसमें जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है, इस विधि में या फिर यह विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? आपके
पर्याय हैं बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी। इसमें ऐसे कई प्रश्न भी हैं जो आपको हमेशा यह बताने में आते हैं कि आपको जो है हमेशा इस बात को याद रखना है कि उसमें दिए जा रहे जो पर्याय हैं क्या वो एक जैसे ही दिख रहे हैं या फिर उसमें कुछ क्षुण्ण रूप से या फिर छोटी सी परिवर्तन की बात कही गई है। तो यहाँ पर सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है उस प्रोजेक्ट विधि के लिए एक बात कही गई है कि इसमें कौन सी अवस्था के लिए यह उपयोगी सिद्ध है। आपका उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। यह जो है बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी उपयोगी है और किशोर अवस्था के लिए भी जो है यह सिखाने की जो प्रोजेक्ट विधि है वह आवश्यक है। उसके पश्चात बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। ये तो आप आसानी से पहचान पाएंगे जी, विद्यालय, परिवार, जनसंचार माध्यम, पत्र पत्रिकाएं। मतलब बालक को हम बहुविकल्पीय प्रश्न में जहाँ यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया है बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है और अमूमन परिवार होता है, क्योंकि विद्यालय में जाने से पहले छात्र जो है अपने परिवार का सदस्य होता है और परिवार में उसके जो माता पिता होते हैं उसके वे पहले अध्यापक होते हैं। उन्हीं के द्वारा या फिर उनके परिवार में जितने भी लोग हैं उन सभी का वह अनुकरण करते हुए नई बातों को भी सीखता है, नई बातों को जानता भी है और साथ साथ जो है अपने कौशल को बढ़ाने की वो कोशिश करता है। उसके पश्चात वह विद्यालय में या फिर जनसंचार माध्यमों में या फिर पत्र पत्रिकाओं में वो चला जाता है। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है परिवार, क्योंकि उसका मुख्य योगदान जो है बालक के भाषा विकास में यही देते हैं। भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य है, क्या हो सकता है उत्तर? पहला, ध्वनि तत्वों का ज्ञान देना है, शुद्ध लिखना, निबंध लिखने को सिखाना, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि जागृत करना। तो भाषा शिक्षण का ज्ञानात्मक उद्देश्य पूछ रहा है, कौशलात्मक उद्देश्य नहीं। ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या है? ध्वनि तत्वों का ज्ञान देना। भाषा शिक्षण का जो ज्ञानात्मक कौशल है, उद्देश्य है, वह है ध्वनि तत्वों का ज्ञान देना। ध्वनियाँ किस प्रकार से उच्चरित हो रही हैं, ध्वनियों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ध्वनियों को हम किस प्रकार से मोल्ड कर सकते हैं, ये प्रक्रिया कैसे चलती है, इन सारी चीज़ों की जो जानकारी है वह जो है इसमें आपको दिख जाएगी। शिक्षण, भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कितने हैं? यहाँ पर बताया गया है नंबर ए 1, नंबर बी बी 2, सी 3, डी 4। प्रश्न है भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कितने हैं और आपका उत्तर होगा सी 3, क्योंकि इससे पहले जो हमने देखा था उसके बाद जो है दूसरा भी जो है यहाँ पर आता है कि भाषा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य जो है 3 प्रकार के हैं। और वे 3 प्रकार के कौन कौन से उद्देश्य हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर दिया जा रहा है। पहला है भाषा प्रकाशन, भाषा ग्रहण दूसरा है, और तीसरा और अंतिम भाषा का सृजन। मतलब भाषा शिक्षण के 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? भाषा प्रकाशन, भाषा ग्रहण और भाषा सृजन। भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक पक्ष का अंतिम उद्देश्य है, आपके पर्याय हैं संश्लेषण, विश्लेषण, प्रयोग और मूल्यांकन। और आपका उत्तर होगा मूल्यांकन, क्योंकि किसी भी प्रकार की भाषाओं को जब हम पढ़ाते हैं तब जो है उसके ज्ञानात्मक पक्ष का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह है मूल्यांकन। हमने जो पाठ या फिर कोई भी विधा जो पढ़ाए थे उसका छात्र ने कहाँ तक अध्ययन किया है, कितना ग्रहण किया है। छात्रों के लिए लिपि का सही ज्ञान कराना डैश डैश स्तर पर मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य है। फिर से पढ़ रहा हूँ।
छात्रों को लिपि का सही ज्ञान कराना डैश डैश स्तर पर मातृभाषा के शिक्षण का उद्देश्य है। लिपि का ज्ञान हम कब कराते हैं? तो उसमें क्या हो सकता है? उच्च माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा सी, प्राथमिक स्तर पर। मतलब बालकों को लिपि का जो उचित ज्ञान है, जो सही ज्ञान, जो सटीक ज्ञान है, वह ज्ञान जो है हम प्राथमिक स्तर पर से भाषा, मातृभाषा के माध्यम से उसको शिक्षण का उद्देश्य दे सकते हैं। वो उसका उद्देश्य है। बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है, भाषा शिक्षण के अंदर हम पढ़ रहे हैं, खोज विधि, समस्या समाधान विधि, भ्रमण विधि या कहानी विधि। बड़ी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है समस्या समाधान विधि। किसी समस्या को हम छात्रों को बताना, उसके समाधान हेतु कुछ नई नई बातों को इकट्ठा करना या फिर कुछ पॉइंट्स लिखना, इस प्रकार से हम छात्रों को उसमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। उसके पश्चात है डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? बहुत ही उम्दा प्रश्न है। डाल्टन शिक्षण विधि जो आगे आएगा, उसका विकास किसने किया? डाल्टन, फ्रोबेल, मिस हेलेन पार्खर्स्ट, किलपैट्रिक। परीक्षार्थी यहाँ पर ध्यान रखें, डाल्टन पद्धति जो है, शिक्षण विधि जो है, डाल्टन एक शहर का नाम है। डाल्टन कोई पद्धति नहीं है, उसका बाद में पद्धति करके अपनाया गया। लेकिन यहाँ पर जो पर्याय दिए हैं, डाल्टन, फ्रोबेल, मिस हेलेन पार्खर्स्ट, किलपैट्रिक, तो इसमें जो है आपका उत्तर होगा डाल्टन नहीं, फ्रोबेल भी नहीं, किलपैट्रिक नहीं, बल्कि सी, मिस हेलेन पार्खर्स्ट। क्योंकि उन्होंने जो है डाल्टन नामक शहर में इस पद्धति का या फिर इस शिक्षण विधि का अवलंबन किया था। उसके पश्चात एक और प्रश्न है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में परिगणित पद नहीं है। हर्बर्ट की जो 5 सोपान हैं, उस 5 सोपानों में, उस प्रणाली में निम्न में से कौन सा जो है पद परिगणित नहीं है, जिसका काउंट नहीं होता है? वह है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन और उद्देश्य। और हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में जो परिगणित पद नहीं है वह है मूल्यांकन। बल्कि प्रस्तावना भी है, प्रस्तुतिकरण भी है, उद्देश्य भी है। केवल और केवल मूल्यांकन जो है एक अलग विषय बनता है। इसलिए हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली में मूल्यांकन जो है वह परिगणित नहीं माना जाता। सूक्ष्म शिक्षण का समय कितना होता है या फिर क्या है सूक्ष्म शिक्षण? और आपका उत्तर हो सकता है 5 से 10 मिनट, 10 से 20 मिनट भी नहीं, केवल 25 मिनट भी नहीं, केवल 12 मिनट भी नहीं, और आपका उत्तर हो सकता है 5 से 10 मिनट। और अंतिम प्रश्न, लास्ट वन, नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन कहलाता है। नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत किया गया अध्ययन मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है, उसी एरिया में रहकर जो नियंत्रण करते हैं आपका, ऐसी दशाओं में किया जाने वाला जो अध्ययन है वह कहलाता है प्रश्नावली, प्रयोग, सर्वेक्षण या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आपका उत्तर है प्रयोग। प्रयोगशाला में जो हम अध्यापक के दिशा निर्देशन में, नियंत्रित दिशा निर्देशन में जो हम अध्ययन करते हैं उसे हम जो है प्रयोग कहते हैं। तो मित्रों, यह था दूसरी इकाई के शिक्षण सूत्र से संबंधित प्रश्न, नमूना प्रश्न देने का भी प्रयास किया था और इसके जो सूत्र हैं उनको पुनः एक बार भी लेने का प्रयास किया गया था। आपके सुझाव हमें सदैव आमंत्रित रहेंगे। नई कक्षा में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।